नमस्कार, स्वागत है आपका सतेंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खबरों में सांप्रदायिक टोन से देश का नाम खराब हो सकता है। दिल्ली दंगों के मामले में एक ही घटना के लिए 5 FIR क्यों, हाईकोर्ट ने रद्द की 4। तालिबान की वापसी पर खुश होने वालों पर भड़के नसीरुद्दीन शाह। अफगानिस्तान में गवर्निंग काउंसिल चलाएगी सरकार, अखुंदजादा करेंगे नेतृत्व। और तालिबान को पंजशीर से चुनौती, सालेह बोले करेंगे सभी अफगानों की रक्षा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जो कि जमीयत उलीमा ए हिंद और पीस पार्टी ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा था कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देशित करे कि जिस तरीके की सांप्रदायिक खबरें तबलीगी जमात को लेकर फैलाई जा रही थी, और पिछले साल जब मरकज में वो इवेंट हुआ था, और जिस तरीके से कोरोना जिहाद और तमाम विश्लेषण जो यूज किए थे जितने भी प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, तो उन पर रोक लगाई जाए। तो इसी सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठाकर देख लीजिए तो तमाम फेक खबरें भरी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने भी जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं वो कभी भी जजेस की नहीं सुनते। अगर उन्हें कोर्ट बुलाते भी हैं तो उसमें उसका कोई वो जवाब नहीं देते। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी कभी भी दिखा सकते हैं, जजेस के खिलाफ लिखते हैं, संस्थानों के खिलाफ लिखते हैं, यानी कि नो अकाउंटेबिलिटी एंड दे राइट ऑल स्लैंडरस थिंग्स अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और साथ में ये भी कहा कि सोशल मीडिया और जो जितने भी ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लगता है कि ये उनका राइट है और अपना राइट समझकर किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ जो ताकतवर लोग हैं उनकी चिंता करते हैं, जजेस की और संस्थानों की नहीं। जस्टिस NV रमन्ना जो CJI हैं, और साथ में जस्टिस सूर्यकांत और AS बोपन्ना की ये बेंच थी जिसमें कि ये सब टिप्पणियां सामने निकल कर आई। और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने एग्जैक्टली, अब आइए समझते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा है कि इतनी ज्यादा जो एक मीडिया का एक बड़ा तबका है जिसने कि ऐसी खबरें दिखाई थी जिससे कि ये पता चलता है कि खबरों में एक कम्युनल टोन है, यानी कि एक सांप्रदायिक टोन नजर आता है, और इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि विश्व के जो बाकी देश हैं वो भारत के बारे में क्या सोचेंगे। एक ये टिप्पणी थी। और उन्होंने कहा कि सेक्शन ऑफ मीडिया ऑलवेज डिपिक्ट्स अ कम्युनल टोन एंड कंट्री विल गेट अ बैड नेम। और फिर उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या आपने इन प्राइवेट चैनल्स को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए आपने कहा था, इनसे कोई सवाल पूछे थे। और दूसरा, उन्होंने यूट्यूब चैनल्स के रोल के बारे में कहा था कि हर जगह जो वेब पोर्टल्स हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी लिख देते हैं। तो ये जो, और जिसके जवाब में एक रिजॉइंडर दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, और उन्होंने कहा था कि सिर्फ फेक न्यूज ही नहीं बल्कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये खबरें प्लांट भी करते हैं। तो इस तरीके की आज, और उन्होंने कहा कि जो हमारे नए IT रूल्स बने हैं 2021 में, अभी साल की शुरुआत में, तो उसमें इन सारी चीजों से निपटने का एक प्रोविजन है। तो इस सुनवाई को लेकर अब 6 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो IT रूल्स को लेकर अलग अलग याचिका दायर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा कि क्या वो हाई कोर्ट की जितनी भी याचिकाएं हैं उनको ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट में किया जाए या नहीं किया जाए। इसकी सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। लेकिन एक अहम टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की है, और एक तरीके से स्टैंड विंडिकेट होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले साल जब किस तरीके से मुस्लिम्स को और जितने भी अटेंडीज थे जो आए थे मरकज के इवेंट में, उनको किस तरीके से कहा गया था कि वो सुपर स्प्रेडर्स हैं और कोरोना फैलाते हैं, कोरोना जिहाद, और ये तमाम तरीके के डिस्कशंस टीवी चैनल्स पर दिखाए जा रहे थे और उस पर कोई भी लगाम नहीं लगी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अहम है। अब लेकिन मीडिया चैनल्स, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, केंद्र सरकार उनके बचाव में क्या कहती है या फिर क्या एक्सप्लेनेशन देती है, क्योंकि ये घिसा पिटा रिप्लाई हमेशा का होता है कि नहीं वो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन कितना कामयाब है इस पर भी एक बहस बड़ी सी छिड़ी हुई है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन भी काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट
कि क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ये देखना होगा। और दूसरा, जो यूट्यूब चैनल्स हैं और जो वेब पोर्टल्स हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि जो न्यू आईटी रूल्स को लेकर अगर अब सुनवाई होगी और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाता है और रेडी हो जाता है कि जितने भी हाई कोर्ट के पिटिशंस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, तो इस पर भी लगाम लगाई जा सकती है। यानी कि एक सिग्नल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को, और साथ में जो सोशल मीडिया, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी, कि वो अपने आप से कोई भी मनचाही चीज किसी संस्थान या किसी जज के खिलाफ नहीं लिख सकते, और अगर उन्होंने ऐसी कुछ अनाप शनाप चीज लिखी है तो उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन मीडिया अपने सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को किस तरीके से कोर्ट के सामने एक्सप्लेन कर पाता है, ये देखना होगा। आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं दिल्ली दंगों के मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपने देखा कि लगातार पिछले कई दिनों से हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस को फटकार लगाता रहा है और कहा है कि जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया दिल्ली पुलिस कर रही है, जिस तरीके से छानबीन हुई है पूरे केस में, वो बहुत ही आधी अधूरी है। और आज उसी क्रम में आज पुलिस को एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आईना दिखाया है, और एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक ही जैसी घटना के लिए आप 5 एफआईआर कैसे दर्ज कर सकते हैं, और उन 5 एफआईआर में से 4 एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए नियम हैं कि अगर एक जैसी घटना है तो उसमें कई एफआईआर नहीं दर्ज हो सकते, तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन का उल्लंघन भी है। ये जो मौजपुर का इलाका था जहां पर कई घरों में आग लग गई थी और उसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी जाफराबाद पुलिस स्टेशन में, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि जिस तरीके से चार्जशीट फाइल की गई है उससे ये पता चलता है कि ये एक ही मामला है और अभियुक्त भी एक है। तो ये एक गंभीर टिप्पणी है दिल्ली हाई कोर्ट की दिल्ली पुलिस के ऊपर। और पिछले 1.5 सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है, लेकिन उनके काम करने के तरीके में और जिस तरीके से जांच हो रही है उसमें कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। जुलाई में, अभी इसी साल जुलाई के महीने में, अभियुक्त के कबूलनामे के लीक होने पर जो जांच रिपोर्ट फाइल की गई थी उसको लेकर भी कोर्ट ने कहा था कि ये आधा अधूरा और बेकार सा कागज है। और उसके बाद एक मस्जिद पर हमले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस का जो रवैया है वो बहुत कठोर है और जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि पूरी रिपोर्ट को फाइल किया गया है। और इस साल जब देवांगना कलीटा, नताशा नारवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की जब चार्जशीट खारिज की गई थी तब भी कोर्ट ने पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए थे। तो यहाँ पर गंभीर सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं और पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी अकाउंटेबिलिटी पे, उसके प्रोफेशनलिज्म पे, उसके कामकाज करने के तरीके पर बहुत ज्यादा सवाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर बार बार सवाल खड़ा कर रहा है, उनकी चार्जशीट्स को खारिज कर रहा है, एफआईआर्स को रद्द कर रहा है, तो क्या ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ क्या पुलिस का महकमा कोई एक्शन लेगा या गृह मंत्रालय इस पर एक्शन लेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है और वो भी दिल्ली दंगे जैसे मामले में जहां पर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, और अगर इस तरह से लापरवाह तरीके से अगर जांच की प्रक्रिया चलेगी तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली दंगों के जो पीड़ित हैं उनको कितना न्याय मिल पाएगा। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब रुक करते हैं कुछ अफगानिस्तान से जुड़ी हुई खबरों का। जो भारत के जाने माने एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह, एक वरिष्ठ एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट भी माने जाते हैं, तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला है और उस वीडियो मैसेज में नसीरुद्दीन शाह ने उन मुसलमानों के उस तबके को पर सवाल खड़े किए हैं जो कि तालिबान के अफगानिस्तान कब्जे पर जश्न मना रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो तालिबानी कब्जे के ऊपर जो मुसलमान भारत में रहने वाले जो जश्न मना रहे हैं वो कम खतरनाक नहीं है। और साथ में उन्होंने जो हिंदुस्तानी इस्लाम है उसकी परिभाषा भी लोगों को समझाई है और उन्होंने कहा है कि ये भारत के मुसलमानों को तय करना होगा कि वो कौन सा इस्लाम अपनाना चाहते हैं, जो वहशियों का इस्लाम था, जो दकियानूसी सोच है, या फिर जो मॉडर्न इस्लाम है और जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज हैं उनको अपनाया जाएगा। और साथ में
एक अंडरलाइनिंग मैसेज जो नसीरुद्दीन शाह ने बोली जो मजहब के बारे में, उन्होंने कहा कि मुझे सियासी मजहब नहीं चाहिए। यानी कि उन मुस्लिम्स के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी नसीरुद्दीन शाह ने की है जो कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और ये वाकई में मुस्लिम्स की ओर इशारा करता है, और खासकर वो मुस्लिम्स जो कि अपनी धकियानुसी सोच और जो बिल्कुल रिग्रेसिव थॉट्स का जो सेक्शन है मुस्लिम्स का, वो बार बार रिलीजन को लेकर आगे बढ़ता है और धर्म को ही सबसे सर्वोप्रिय मानता है। तो उस पर आज नसीरुद्दीन शाह ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन कितने मुसलमान इससे जगेंगे, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा है कि जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि उनके लिए धर्म के अलावा कोई भी चीज नहीं है, और सारी उनकी जो पूरी जिंदगी है वो धर्म के ही इर्द गिर्द होती है। तो नसीरुद्दीन शाह ने आज उन मुसलमानों से गंभीर सवाल किया है। अब इस पर क्या रुख आता है, कोई प्रतिक्रिया आती है, वो देखना होगा। आइए आगे चलते हैं। अमेरिकी सेना को वापस लौटे 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और बातचीत का दौर तालिबानी नेताओं और हक्कानी नेटवर्क के बीच में चल रहा है ताकि सरकार का गठन किया जा सके। अब आपको बता दें कि जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और कुछ तालिबान लीडर्स ने बात भी किया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो सरकार अफगानिस्तान में बनाई जाएगी तो उसका मॉडल कुछ ईरान के मॉडल जैसा होगा, जिसमें कि एक सुप्रीम लीडर होगा यानी कि हेड ऑफ स्टेट, और उसके नीचे जो पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटीज हैं वो होंगी। हिबतुल्लाह अखुंदजादा का नाम आ रहा है कि वो होंगे टॉप अथॉरिटी, और उनके नीचे वहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति काम करेंगे। अब आपको बता दें कि जो तालिबान का जो कल्चरल कमीशन है उसके एक सदस्य हैं अनामुल्लाह समान गनी, तो उन्होंने कहा है कि हिबतुल्लाह अखुंदजादा के सुप्रीम लीडर होने में कोई भी संशय नहीं है, यानी कि कोई दूसरा नाम नहीं है, और हिबतुल्लाह अखुंदजादा ही वहां के सुप्रीम लीडर बनेंगे। अब इस सुप्रीम लीडर के नीचे 3 और उनके डेप्यूटीज होंगे। और अब आपको बता दें कि ये तालिबान के वापस शासन में आने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि वो एक कोई इलेक्टेड गवर्निंग काउंसिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान है तो 1996 और 2001 के बीच में इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर नहीं थी, और शरिया लॉ को बहुत ही रूथलेसली और बहुत ही रिग्रेसली उसको फॉलो किया गया था। लेकिन अब जब तालिबान 2.0 की हम बात कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक बदलाव की बात कर रहा है, क्योंकि तालिबान को भी लग रहा है कि उसको जो आर्थिक सहायता बाकी देशों से मिलती है, और अगर वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के मूल्यों को अगर उनका सम्मान नहीं करेगा तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर इस समय तालिबान भी काफी चौकन्ना है, और वो पूरे विश्व को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारा मॉडल तैयार है, हमने ज्यादातर सब नेताओं पर बातचीत कर ली है, हमारा फैसला ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और अब बस घोषणा करने की देर है। अब आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने पहले से ही कह दिया है कि जब तक फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं होगा नई सरकार का, तब तक जो इकोनॉमिक एड है वो तालिबान को नहीं मिलेगी। जो यूएस के अंडर सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट विक्टोरिया न्यूलैंड, उन्होंने कहा है कि तालिबान कुछ भी कह सकता है लेकिन उसके एक्शन से हम उसको जज करेंगे। ये बात यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कही है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो इस समय सरकार का गठन हो रहा है वो ना तो रिपब्लिक होगी ना तो एमिरेट्स होगी, बल्कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट होगी जो कि कुछ ईरान के तर्ज पर होगी। लेकिन वहां पर अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाओं को किस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे, क्या उनको सरकार में जगह मिलेगी, कौन सी मिनिस्ट्री महिलाओं को दी जाएगी, क्या उनको बराबरी का दर्जा मिलेगा, और जो टॉप अथॉरिटी हैं यानी कि जो सुप्रीम लीडर हैं वो उनका महिलाओं के बारे में किस तरीके का डिक्टेट होगा और उनको किस तरीके से कितनी आजादी महिलाओं को दी जाएगी, वो अभी सारे पेचीदे सवाल हैं। और जो शरिया के बारे में शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि एक नया इस्लामिक फ्रेमवर्क होगा जिसके तहत महिलाओं को आज़ादी मिलेगी, तो वो उस इस्लामिक फ्रेमवर्क को भी अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके के इस्लामिक फ्रेमवर्क की बात तालिबान यहाँ पर कर रहा है। लेकिन फिलहाल एक तरीके की फाइनलिटी आ रही है, और जो ये लोगों के मन में संशय था कि क्या तालिबान सरकार बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, तो कम से कम एक डिसाइसिव मोड़ पर तालिबान पहुंचा है और ईरान के तर्ज पर वहां की सरकार बनेगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ।
बता दें कि तालिबान का सरकार गठन अगर हो भी जाए तो तालिबान की चुनौतियां अभी बहुत सारी हैं और सबसे बड़ी चुनौती पंजशीर प्रांत से आ रही है, क्योंकि पंजशीर एक ऐसा प्रांत है अफगानिस्तान का जो कि तालिबान को चुनौती दे रहा है और उनका ये मानना है कि तालिबान को वहां पर अभी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी अफगानिस्तान में नहीं मिली है। उनके जो नेता है अमरुल्लाह सालेह, तो उन्होंने कहा है कि अभी भी बहुत ज्यादा विरोध तालिबान का हो रहा है जो उत्तर पूर्वी जो प्रांत है पंजशीर का वहां पर। और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाएगा तो हम अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। और साथ में अमरुल्लाह सालेह ने यह भी कहा कि पंजशीर वो प्रांत है जहां से लोगों को ये उम्मीद है कि अगर तालिबान उनको दबाएगा, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेगा, तो पंजशीर वो प्रांत है जो कि लोगों की रक्षा कर सकेगा। और साथ में कुछ और भी सवाल खड़े किए हैं अमरुल्लाह सालेह ने कि अगर तालिबान ये कह रहा है कि लोगों को तालिबान पर विश्वास है, तो आज इतने सारे लोग अफगानिस्तान में बॉर्डर्स पर क्यों हैं और अफगानिस्तान छोड़कर लोग वहां से क्यों जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि अमरुल्लाह सालेह वहां पर अकेले नहीं हैं, उनके साथ अहमद मसूद भी हैं जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। और इन दोनों ने एक कड़ी चुनौती तालिबान को दी है और तालिबान के शासकों को भी दी है। और अब ऐसे में क्योंकि पंजशीर वो प्रांत है जहां पर तालिबान अभी कब्जा नहीं जमा पाया है, तो ये देखना होगा कि ये जो चुनौती है ये कितनी कड़ी होती है तालिबान के लिए, किस तरीके से पंजशीर वैली पर तालिबान क्या कब्जा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या होगा अमरुल्लाह सालेह का, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल जो पंजशीर प्रांत है वो इस समय अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक अधिकारों का बिल्कुल एक प्रतिबिंब बन गया है और लोग पंजशीर की ओर ही देख रहे हैं कि अगर कहीं तालिबान उनको दबाने की, कुचलने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि पंजशीर में उन्हें एक रहने की जगह मिल जाएगी और वहां उनकी रक्षा हो सकती है। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा, सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।